वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 29 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के अनुसार उधारकर्ता द्वारा प्राप्त होने वाले किराए को कार्रवाई योग्य दावे के रूप में ऋणदाता को सौंपा जा सकता है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये टीपीए एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत में जो प्राणी हैं, जो भी लोग रहते हैं, उनके बीच जो हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। मुख्य रूप से अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर लागू होता है। हालांकि इस अधिनियम की कुछ धाराएं और खंड चल संपत्ति के हस्तांतरण से भी संबंधित हैं। ये अधिनियम पहली बार 1882 में पेश किया गया था। तब इसमें कई संशोधन हुए थे। ये हस्तांतरण वैध होने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हस्तांतरण के विभिन्न तरीकों और कानूनी आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार कर देता है। ये अधिनियम भारत के उन सभी नागरिकों पर लागू होता है जो स्थानांतरण में शामिल हैं। संपत्ति का स्थानांतरण क्या होता है? तो ये कानून के अनुसार संपत्ति का हस्तांतरण को एक जो जीवित व्यक्ति है उसके द्वारा वर्तमान या भविष्य में एक से अधिक जो व्यक्ति होते हैं उनको संपत्ति हस्तांतरण करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा में कंपनियां, संघों या व्यक्तियों के समूह भी शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई संघ भी हो सकता है और कोई व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। टीपीए के तहत ट्रांसफर का क्या मतलब होता है? तो टीपीए हस्तांतरण एक शब्द को ये बिक्री या बंधक, पट्टे, कार्रवाई योग्य दावा, उपहार या विनिमय जैसे विभिन्न तरीकों को शामिल करने का विचार इसमें कर सकता है। हालांकि ये उन हस्तांतरण पर लागू नहीं होता है जो कानून के संचालन के माध्यम से नहीं होते। जो इलीगल काम होते हैं उन पर ये लागू नहीं होता है, जैसे कि विरासत, जब्ती, दिवालियापन या डिक्री के समान निष्पादन के माध्यम से बिक्री होती है, वो ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त अधिनियम वसीयत या संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित जो मामले होते हैं उनके माध्यम से संपत्ति के निपटान को भी नियंत्रित नहीं करता है। अन्य महत्वपूर्ण कुछ प्रावधान है तो देख लेते हैं। हस्तांतरण करने की क्षमता अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि केवल वे लोग ऐसा कर सकते हैं जो कानूनी रूप से संपत्ति हस्तांतरण कर सकते हैं। जो लोग कानूनी रूप से वयस्कता प्राप्त कर चुके हों यानी वयस्क हों और उनके पास पूर्ण मानसिक क्षमता यानी वो मानसिक रूप से सक्षम हो और उन्हें संपत्ति हस्तांतरण करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया हो, उन्हें कानून के तहत सक्षम और योग्य व्यक्ति माना जाता हो, ऐसे लोग ही एक हस्तांतरण करने की क्षमता रखते हैं। कब्जा वितरण, तो इसके अनुसार संपत्ति हस्तांतरण कब्जा वितरण शामिल होना आवश्यक होता है। इसका मतलब है कि जो अंतरण करता है उसको आंतरिक जो को संपत्ति का भौतिक कब्जा देना होगा। ये आवश्यकता स्थानांतरण की वैधता के लिए आवश्यक है और स्थानांतरण को कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए इसे पूरा किया जाना चाहिए। दस्तावेज पंजीकरण, तो इसमें इस अधिनियम के अनुसार जो संपत्ति होती है उसके हस्तांतरण का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए और उचित प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि स्थानांतरण कानूनी रूप से बाध्यकारी है और दोनों पक्षों के अधिकार को सुरक्षित करता है। अनुबंध का निष्पादन, तो इस अधिनियम के तहत हस्तांतरणकर्ता सभी बिक्री अनुबंध शर्तों को पूरा करते हैं और उनके लिए कानूनी रूप से बाध्य भी होता है। इसमें वस्तुओं की कस्टडी को सौंपना, किसी भी देय भुगतान का भुगतान करना और कोई भी आवश्यक कागजी कार्रवाई प्रदान करना शामिल है। ऐसे न केवल अनुबंध का उल्लंघन होने पर संभावित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सारा काम जो करके हस्तांतरण करता है, फिर कोई अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो ऐसे में ही कानूनी कार्रवाई करना संभव हो सकता है। शाश्वत या यथार्थ के विरुद्ध नियम, तो संपत्ति किसी भी व्यक्ति के जीवन काल के दौरान हस्तांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि शाश्वतता नियम का पालन नहीं किया जा सकता है। किसी संपत्ति को अजन्मे बच्चे को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा
और ये विचार करना आवश्यक है कि संपत्ति का हित हस्तांतरित करते समय व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। संपत्ति हस्तांतरण के लिए संपत्ति हस्तांतरणीय होना चाहिए। कुछ संपत्तियां जैसे कि मुकदमा करने का अधिकार, भविष्य में रखरखाव का अधिकार, वायुसेना, नौसेना, राजनीतिक कैदियां, सिविल पेंशन भोगियों का वजीफा और किसी उत्तराधिकार की संभावना हस्तांतरण योग्य, ये चीज़ें हस्तांतरण योग्य नहीं होती हैं और ना ही ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं। हमारा अगला आर्टिकल है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में चीन ने शेनझोउ 17 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, जो देश के अब तक के सबसे कम उम्र के चालक दल को तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाएगा। तो अभी ये चर्चा में है, तो इसको देख लेते हैं। तियांगोंग, ये चीनी भाषा में इसको हेवेनली पैलेस कहा जाता है। यह एक मॉड्यूल अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका निर्माण चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। यह चीन द्वारा निर्मित पहला अंतरिक्ष स्टेशन है। तियांगोंग वर्तमान में पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लियो अर्थ ऑर्बिट में है और इसके 2028 तक चालू होने की उम्मीद है। यह 3 मॉड्यूल वाला अंतरिक्ष स्टेशन है। इसमें कोर मॉड्यूल तियानहे अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया। इसके बाद 2022 में बेंटियन और मेंगटियन प्रयोग मॉड्यूल लॉन्च किया गया था। तियांगोंग अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तुलना में काफ़ी छोटा और हल्का है, जिसमें ISS के 16 मॉड्यूल की तुलना में केवल इसमें 3 मॉड्यूल हैं। इसमें एक समय में अधिकतम 3 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने तक रह सकते हैं और ये क्रू हैंडओवर के दौरान एक समय में 6 अंतरिक्ष यात्रियों का समर्थन भी कर सकता है। इसकी स्टेशन की अपनी शक्ति प्रणोदन जीवन समर्थन प्रणाली रहने के लिए क्वार्टर होंगे। नए अंतरिक्ष स्टेशन की योजना अपनी कक्षा को जंटियन अंतरिक्ष दूरबीन के साथ साझा करने की है, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को दूरबीन की आसानी से मरम्मत और उसके उन्नयन की अनुमति मिल सके। सोवियत संघ, जो कि अब उसको रूस बोलते हैं, विघटन के बाद, और अमेरिका के बाद चीन तीसरा ऐसा देश है जिसने दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है और एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया है। चीन के पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन क्यों है? तो चीन को ISS कार्यक्रम के बाहर रखा गया, जिसका मुख्य कारण पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ चीनी अंतरिक्ष कार्यक्रमों के संबंधों पर अमेरिका ने चिंताएं व्यक्त की हैं। 2011 में अमेरिका कांग्रेस ने नासा को पूर्व अनुमति के बिना अपने चीनी समकक्ष के साथ पर्याप्त सहयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये कानून, जिसे वुल्फ संशोधन के रूप में जाना जाता है, चीन के लिए ISS कार्यक्रम के भाग लेना बहुत मुश्किल बना देता है, अगर ये देश ऐसा भी करना चाहे तो। हमारा अगला आर्टिकल है सैटेलाइट इंटरनेट तकनीकी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने घोषणा की है कि उसने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट इंटरनेट सेवा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन या परीक्षण किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी क्या है। तो सैटेलाइट इंटरनेट सैटेलाइट टीवी की तरह ये काम करता है। इसकी शुरुआत एक इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने से होती है। वह ISP निम्न या उच्च पृथ्वी कक्षा में उन उपग्रह में से एक के माध्यम से भेजे गए सिग्नल और एक रिसीवर डिश पर निर्भर करता है, जो उस सिग्नल को पकड़ता है। रिसीवर आमतौर पर आपके घर या व्यवसाय पर ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां से आकाश तक यथासंभव निर्बाध रूप से वो पहुंच सके। ऐसा आने वाले सिग्नल को कार्यशील इंटरनेट कनेक्शन में बदलने के लिए आप एक मॉडेम को उस डिश से कनेक्ट करेंगे। हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचने की अधिक सामान्य विधि में आमतौर पर कम पृथ्वी कक्षा यानी LEO
जिसको लियो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, उपग्रहों का समूह इसमें शामिल होता है। लियो अर्थ ऑर्बिट, ये लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह में 250 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह रेडियो तरंगों का उपयोग करके संचार करता है। अब देख लेते हैं इसके लाभ क्या होंगे। तो ये उन उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा जो इंटरनेट एक्सेस, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या शहरों या केबल या उनके फ़ोन कार्यालय से बहुत दूर रहते हैं, उनको ये नेटवर्क पहुंचाने में इससे बहुत सहायता मिलेगी। क्योंकि ये दो तरफ संचार के लिए सैटेलाइट डिश का उपयोग करता है, इसलिए इसे टेलीफोन केबल या लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य इंटरनेट विकल्पों की तुलना में सैटेलाइट इंटरनेट के मामले में नेटवर्क आउटलेज कम या नगण्य होता है। हमारा अगला आर्टिकल है सरस आजीविका मेला के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री ने लोकप्रिय सरस मेला गुरुग्राम का इसका उद्घाटन किया है। तो अब देख लेते हैं सरस आजीविका मेले के बारे में। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक पहल है। ये ध्यान रखना, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसके पहल है, इसके द्वारा इसको करने लगवाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है ग्रामीण महिलाओं, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अपने कौशल को दिखाने और अपने उत्पाद बेचने और संभावित बाजार के जो खिलाड़ी होते हैं उनके साथ संबंध बनाने में मदद करने के लिए एक मंच को प्रदान करना है। इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा किया जाता है। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में मुख्य तथ्य। तो ये भारत सरकार का एक प्रमुख ग्रामीण उन्मूलन कार्यक्रम है। ये गरीबी के कई आयामों को संबोधित करता है। कार्यक्रमों का लक्ष्य 10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचना और प्रत्येक ग्रामीण परिवार से एक महिला सदस्य को आत्मीयता आधारित महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित करना है। ये SHG अपने सदस्यों को निकट दीर्घकालिक सहायता प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें बैंक से वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में, उनकी आजीविका में विविधता लाने और स्थिर करने और आसानी से अपने अधिकारों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने में मदद मिलती है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार घरेलू खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम हो और उसके पास एक से अधिक स्थिर आजीविका स्रोत हों। मिशन 4 प्रमुख घटकों में निवेश के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। इसमें ग्रामीण परिवारों में स्वप्रबंधित और वित्तीय रूप से टिकाऊ सामुदायिक संस्थानों की सामाजिक गतिशीलता, प्रचार और मजबूती करना, ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन करना, सतत आजीविका और सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और उनका अभिसरण करना शामिल है। हमारा अगला आर्टिकल है पिचवाई पेंटिंग के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में चेन्नई में कलाकारों ने 350 साल पुरानी पिचवाई को प्रदर्शित करते हुए एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया है, तभी ये चर्चा में आया है। तो अब देख लेते हैं पिचवाई पेंटिंग के बारे में। तो ये चित्रकला की एक पारंपरिक शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के राजस्थान राज्य में हुई थी। इस कला के इतिहास का पता 17वीं शताब्दी में लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति राजस्थान के नाथद्वारा शहर में हुई थी। इसकी थीम तो इसमें मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाया जाता है। इसमें प्रयुक्त सामग्री क्या होती है, तो कलाकार विशेष रूप से सोने और चांदी के टोन के लिए पत्थर के रंग द्रव्य का उपयोग करते हैं। चमकीले नारंगी, लाल, क्रोम, पीले और केसरी रंग वनस्पति रंगों से आते हैं। पिचवाई के अन्य कुछ स्कूल हैं, तो इसमें राजस्थान के नाथद्वार, किशनगढ़ और बूंदी डेक्कन स्कूल, इसका उपयोग अक्सर ये इसके अन्य कुछ स्कूल हैं। इसका उपयोग अक्सर हिंदू मंदिरों की पृष्ठभूमि को सजाने के लिए किया जाता है, जहाँ वे भगवान कृष्ण के से जुड़ी कहानियों के दृश्य का प्रतिनिधित्व के रूप में काम करते हैं। इन चित्रों में मंदिर की मूर्ति की विशेषताओं के समान श्रीनाथ जी की
चौड़ी नाक के साथ भारी शरीर और बड़ी लंबी आंखों की विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाते हैं। पेंटिंग अक्सर पेंटिंग अक्सर फूलों, जानवरों और ज्यामितीय पैटर्न जैसे विवरणों से भरी होती हैं, जो एक समन्वित और संतुलित संरचना में व्यवस्थित होती हैं। कुछ प्रसिद्ध पिचवई पेंटिंग हैं। इसमें श्रीनाथ काले और सुनहरे रंग में, रासलीला कृष्ण राधा के साथ, गिरिराज पिछवाई ये भगवान कृष्ण को अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत ले जाते हुए इसमें दर्शाया गया है। हमारा अगला आर्टिकल मूसी नदी के बारे में है, तो अब आइए देख लेते हैं। पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं ने अभी हाल ही में तेलंगाना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राज्य भर में मूसी नदी और अन्य जल निकायों की बहाली के लिए पारिस्थितिक विरासत पीठ स्थापित करने की अपील की है। तभी ये मूसी नदी चर्चा में आया है। ये नदी जो कि दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना से होकर बहती है, ये दक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। पहले इसे मुचुकुंद नदी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद इस नदी के तट पर स्थित है, जो शहर के पुराने और नए के बीच को विभाजित करती है। इसका जलमार्ग तो इसकी शुरुआत हैदराबाद से 90 किलोमीटर पश्चिम में रंगारेड्डी जिले के विकाराबाद के पास अंतरगिरी पहाड़ियों से होती है। ये लगभग 240 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद नलगोंडा जिले और वजीराबाद के पास कृष्णा नदी में मिलती है। ये यहाँ पर बांध, तो यहाँ पर हिमायत सागर और उस्मान सागर 2 बांध इस नदी पर बने हैं। नदी में कई ऐतिहासिक इनके पुलों को पार किया जाता है, जिसमें पुराना पुल भी शामिल है, जिसे हैदराबाद के निजाम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अन्य पुलों में दबीरपुरा, अंबरपेट, चदरघाट और उप्पल कला में स्थित हैं। 28 सितंबर 1908 को हैदराबाद में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण मूसी नदी ही थी। बेतरतीब शहरीकरण और योजना की कमी के कारण नदी हैदराबाद से निकलने वाले सभी असंसाधित सही रूप से ढंग से जो घरेलू और औद्योगिक कचरे का भंडारण जो उसमें करा जाता है नदी में, उसी के कारण ये इसमें पानी को इसको खतरा है। हमारा अगला आर्टिकल है लेपर्ड टोबी पफर मछली के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर समुद्र की गहराइयों में घूमने वाला एक अति दुर्लभ प्रणाली लेपर्ड टोबी पफर फिश को देखा गया है, तभी ये चर्चा में आई है। तो आइए देख लेते हैं। ये गहरे पानी की चट्टानी प्रजाति है, जो औसतन 50 से 100 मीटर की गहराई पर गहरे पानी की गुफाओं और उनकी चट्टानों में रहती है। इसमें जो मुआ की जो गुफाएं होती हैं और उनकी चट्टानें होती हैं, उन्हीं में रहती है। इसका वैज्ञानिक नाम कैंथीगैस्टर लेपर्डा है। इसकी विशेषता इसके पीले शरीर के किनारों पर काले जो बिंदुओं का समूह है वो इसकी विशेषता को दर्शाते हैं। इसे फ्लोरिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका पर्यावास तो ऐसा माना जाता है कि गहरे समुद्र में रहने वाले जो स्थानों में इसकी समृद्ध आबादी है। आमतौर पर पफर मछली अपनी अनूठी रूपात्मक उपस्थिति की विशेषताओं के लिए जानी जाती है। विशेष रूप से फुलाने और हवा निकालने की इसकी रक्षात्मक तंत्र के लिए ये कार्य करती है। शिकारियों से बचने के लिए ये छोटे समुद्री जीव अपने पेट को तब तक पानी से भरते रहते हैं जब तक कि वे गेंद की आकार में ना बदल जाएं। उनके सामान्य शरीर के आकार से ये बड़ा हो जाता है। ये आमतौर पर फिलीपींस, इंडोनेशिया, गुआम और माइक्रोनेशिया के पानी में ये पाया जाता है। इनकी संरक्षण की स्थिति तो IUCN की जो लिस्ट होती है उसमें ये लिस्ट कंसर्न यानी चिंता का कोई बात इनके लिए नहीं है। हमारा अगला आर्टिकल है पूर्वी चीन सागर के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये चाइना है और ये है ईस्ट चाइना सी और ये है फिलीपींस सी, साउथ चाइना सी है। हम देखेंगे अब पूर्वी चीन सागर के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। जापान के विदेश मंत्रालय ने अभी हाल ही में गूगल INC से विवादित पूर्वी चीनी सागर द्वीपों के मानचित्र
के नामों को केवल जापान का नाम उपयोग करने के लिए कहा है। तो पूर्वी चीन सागर के बारे में देख लेते हैं। ये पूर्वी एशिया में स्थित प्रशांत महासागर की एक शाखा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4,82,000 वर्ग मील है। ये संघाई तट सहित चीन के पूर्वी तट और रयूकू द्वीप समूह जापान के दक्षिण पश्चिम तट के बीच स्थित है। ये कोरियाई द्वीप प्रायद्वीप चीन और ताइवान पूर्वी चीन सागर के भीतर या उसके अंदर सीमा में स्थित है। पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर मिलकर ये चीन सागर को बनाते हैं। ये त्सुशिमा जलडमरू मध्य के माध्यम से जापान सागर और ताइवान जलडमरू मध्य के माध्यम से दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। मुख्य भूमि ये चीन और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच इसका उत्तरी विस्तार पीला सागर है। ये मुख्यतः उथला समुद्र है और समुद्र का पश्चिमी किनारा दक्षिण चीन सागर और पीले सागर के बीच फैली सेब की निरंतरता में फैला हुआ है। यहाँ पर नदियाँ, तो यहाँ पर पीली नदी जिसको चीन में हुआंगे और यांगसी नदी जिसको चीन में चंगतियांग और पूर्वी चीन सागर में ये गिरती हैं, ये दो चीन नदी, जिससे बहुत सारा ताज़ा पानी निलंबित कण इसमें मिलते हैं। मौसम पर मानसून पवन प्रणाली का प्रभुत्व है जो भूमि और पानी के बीच अंतरताप का परिणाम है। द्वीप समूह यहाँ पर, तो समुद्र में कई द्वीप भी इसमें हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रयूकू द्वीप है जो जापान का हिस्सा है, और दियाओ द्वीप ये जापान के सेंकाकू द्वीप के रूप में जाना जाता है, जो चीन और जापान के बीच क्षेत्रीय विवाद का एक स्रोत है। हमारा अगला आर्टिकल गिर गाय के बारे में है। तो ये गिर गाय कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अभी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गिर देसी गाय की नस्ल को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अभी इसीलिए ये चर्चा में आई है गिर गाय। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये दूध उत्पादों के बीच प्रसिद्ध एक उत्कृष्ट डेयरी पशु नस्ल है। ये अपनी दूध उत्पादन क्षमता, अच्छी प्रजनन क्षमता, गर्मी सहनशीलता, आसान रखरखाव, रोग प्रतिरोधक क्षमता और दीर्घ आयु के लिए ये जानी जाती है। इस नस्ल का नाम इसके मूल स्थान गुजरात के गिर जंगल से लिया गया है। इसमें संपूर्ण केंद्रीय बेल्ट और उत्तर और दक्षिणी हिस्सों के अनुकूल करने की क्षमता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्या है राष्ट्रीय गोकुल मिशन? तो इसे दिसंबर 2014 में जो स्वदेशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए लागू किया गया था। इसे 21 से 26 तक व्यापक योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत जारी रखा गया है। इसका उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास करके गोवंश की उत्पादकता को बढ़ाना और दूध उत्पादन को स्थायी तरीके से बढ़ाना है। प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले बैलों के जो सांड होते हैं उपयोग का प्रचार करना, प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करने और किसानों के दरवाजे पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की डिलीवरी के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ावा देना है। वैज्ञानिक और समग्र तरीके से स्वदेशी गाय और भैंस के पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना है। हमारा अगला आर्टिकल है मेलघाट टाइगर रिजर्व के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व बफर जोन के पखवाड़ा डिवीज़न में सुसारदा रेंज में अभी हाल ही में एक बाघ मृत पाया गया है, तभी ये चर्चा में आया है। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। ये महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में स्थित है। ये मध्य भारत के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की दक्षिणी शाखा पर स्थित है, जिसे गबिलगढ़ पहाड़ी कहा जाता है। इसे 1967 में एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 1974 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित कर दिया गया। ये महाराष्ट्र का पहला बाघ अभयारण्य है। ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र का पहला बाघ अभयारण्य है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973-74 में अनुसूचित पहले 9 बाघ अभयारण्यों में से एक था। मेलघाट का नाम अर्थ विभिन्न घाटों या घाटियों का संगम है, जैसा कि इस बाघ अभयारण्य के परिदृश्य में विशिष्ट है। इसके जो यहाँ पे घाट घाटियाँ हैं उन्हीं के देखते हुए इसको यहाँ पे इनका नाम मेलघाट कर दिया।
वनस्पतियों में यहाँ पर तो जंगल वनस्पतियों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती है, जिसमें सागौन का प्रभुत्व है, मतलब सागौन के पेड़ यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नदियों में तो रिजर्व यहाँ पर 5 प्रमुख नदियों का जलग्रहण क्षेत्र है, जिसमें खांडू, खापरा, सिपना, गडगा और डोलर, ये सभी ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी और सतपुड़ा रेंज की जो गबिलगढ़ पर्वत श्रेणी अभ्यारण्य की सीमाएं बनाती है। यहाँ पर जनजातियाँ कुछ पाई जाती हैं, जिसमें कोरकस मेलघाट में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है कोरकस, ध्यान रखना। अन्य समुदायों में गबली समुदाय, गोंड जनजाति और कई अन्य छोटे आदिवासी समुदाय शामिल हैं। वनस्पतियों में तो ये सामान्य प्रजातियां हैं, जिसमें सागौन सबसे ज़्यादा है, लेंगरस्टोमिया, परवीफ्लोरा, टर्मिनलिया और टोमेटोसा, ओगेनिया और ओजेनिसिस, एम्बिलिका, एप्सिनालिस, बांस आदि यहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जीव जंतुओं में तो यहाँ पर बाघ के अलावा अन्य प्रमुख जानवरों में स्लाथ भालू, भारतीय गौर, सांबर हिरण, तेंदुआ, नीलगाय, ढोल, लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, लंगूर आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। इन्हें सभी गंभीर रूप से यहाँ पर लुप्तप्राय वन इसको माना जाता है। तो हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए, वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।